फील्ड में हम लोगों ने बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन डिस्कस किया. नाउ वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. ना बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? ऐसा है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस when they are separated by a very small distance they constitute a dipole. They constitute a electric dipole. दो चार्जेस इक्वल और ऑपोजिट यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपस में कुछ दूरी पर सेपरेट हों तो दैट कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब देखिए बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो पॉइंट्स होते हैं. इलेक्ट्रिक डाइपोल में देयर आर टू पॉइंट्स. वन इज द एक्सियल पॉइंट एंड अनदर इज द इक्वेटोरियल पॉइंट. और बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रेंथ हम लोग कैसे नापते हैं? उसके डाइपोल मोमेंट नाप के. नाउ मैं आपके सामने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहा हूं. तो ये देखिए बेटा ये माइनस क्यू और ये रहा प्लस क्यू. देयर इज अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू एंड देयर इज अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू. और बेटा दोनों के बीच में जो दूरी है दैट इज 2l. दोनों के बीच में जो दूरी है दैट इज 2l. अब देखो बेटा this constitutes an electric dipole. Now what is the electric dipole moment? The electric dipole moment is the charge times distance. Electric dipole moment is charge times distance. So देखिए electric dipole moment measures the strength of a dipole. Electric dipole moment is a measure of the strength of an electric dipole. So देखिए बेटा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की स्ट्रेंथ नापता है दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हैज बीन डिफाइंड एक्सपेरिमेंटली. एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू निकाली गई है. पी वेक्टर, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. पी वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज टाइम्स लेंथ क्यू इंटू 2l वेक्टर. ये डायरेक्शन क्या है इसकी डाइपोल मोमेंट की? बेटा डायरेक्शन जो डाइपोल मोमेंट की है इट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू टू प्लस क्यू. इट इज फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू. ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है माइनस क्यू टू प्लस क्यू. और इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी वेक्टर से. और पी वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज टाइम्स द लेंथ. और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा इसका? दैट विल बी इक्वल टू क्यू इंटू 2l. अब देखो बेटा चार्ज होता है कूलम में, यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट. और लेंथ होती मीटर में तो यूनिट्स हो गई कूलम मीटर. यूनिट इज कूलम मीटर. नाउ ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया. वी हैव डिस्कस्ड. नाउ बेटा वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल. इलेक्ट्रिक फील्ड due to dipole on axial point. एक्सियल पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू ए डाइपोल. अब देखिए बेटा ये हमारे पास चार्ज माइनस क्यू और ये रहा चार्ज प्लस क्यू. ठीक है बेटे, एक है चार्ज माइनस क्यू और दूसरा है चार्ज प्लस क्यू. और बेटा एक्सियल पॉइंट इनके एक्सिस पे लाई करता है. ये लाइन जॉइनिंग दी चार्जेस और इस पे कोई पॉइंट ले लेंगे तो दैट इज द एक्सियल पॉइंट. अब आप देखिए बेटा इसकी डाइपोल की लेंथ है 2l. डाइपोल की लेंथ है 2l. तो इसके मिडल से इस पॉइंट P जहां पे कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं उसकी दूरी है r. उसकी दूरी है r. सो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? इस माइनस क्यू चार्ज से इसकी दूरी हो जाएगी r प्लस एल क्योंकि ये मिडिल पॉइंट है और ये लेंथ कुल 2l है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से इस तक की दूरी, इस चार्ज से इस तक की दूरी r प्लस एल हो जाएगी. और बेटा इधर से देखो इतना डिस्टेंस l है तो ये पूरा r है तो इससे कितना हो गया? r माइनस एल. इससे कितना हो गया? r माइनस एल. अब आप देखिए बेटा वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. इसके कारण प्लस क्यू चार्ज के कारण फील्ड कैसे होगी? ए ऐसे.
इस फील्ड को मैं कह रहा हूं E1, और माइनस क्यू के कारण P पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी बेटा, ऐसे E2। नाउ E1 1/4 को K लिख रहा हूं, E1 इज इक्वल टू K टाइम्स Q बाय बेटे R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर, और E2 इज इक्वल टू K टाइम्स Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर, बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। अब आप देखिए नेट फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ड्यू टू दिस डाइपोल इज इक्वल टू E1 माइनस E2, क्योंकि E1 बड़ी होगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है चार्जेस का, और E1 बड़ी होगी इसलिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो नियर है पॉइंट P के, तो इसलिए फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होगी। तो E एक्सियल इज इक्वल टू E1 माइनस E2, सो दिस विल बी इक्वल टू K टाइम्स Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस K टाइम्स Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर, R plus L का होल स्क्वायर। So this will be equal to KQ into 1 by R minus L का होल स्क्वायर minus 1 by R plus L का होल स्क्वायर। So बेटे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, so we will get this E at axial point is equal to K into Q whole upon R square minus L square का होल स्क्वायर, R plus L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। नाउ देखिए बेटा, यहां से हम लोग इस P पॉइंट पर नेट फील्ड निकाल सकते हैं। ये हो जाएगी कितनी, K इंटू क्यू इंटू 4RL बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो ये हो गया बेटे 2 टाइम्स K टाइम्स, अब देखिए Q इंटू 2L लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा P, तो ये हो गया 2PR बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। और बेटा ये जो फील्ड है ये किसकी डायरेक्शन में है, ये डाइपोल मोमेंट की ही डायरेक्शन में है, यानी कि डाइपोल मोमेंट के पैरेलल है। ठीक है बेटे, सो डाइपोल मोमेंट के ही पैरेलल है ये फील्ड। तो अब आप देखिए now field at the axial point is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, K की वैल्यू डाल दी, into 2PR by R square minus L square का होल स्क्वायर, by 2PR upon R square minus L square का होल स्क्वायर। This field is parallel to, ठीक है बेटे, axial field is parallel to the direction of the electric dipole moment, is parallel to the direction of electric dipole moment। अच्छा बेटे, अगर हमारे पास बहुत शॉर्ट डाइपोल हो, if we are having a short dipole, for a short dipole, शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या है बेटे, जिसमें R is very very greater than L, जिसमें R is very very greater than L, that means the dipole is very small in comparison to the point at which we are finding the electric field। उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो एक्सियल पॉइंट पर फील्ड हो जाएगी that will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught into 2p by r cube, क्योंकि r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे तो r की पावर 4 आ गई, और ऊपर है r, तो r 2p by r cube। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल के कारण एक्सियल पॉइंट पर फील्ड कितनी हो गई, 1 by 4 pi epsilon naught into 2p by r cube। दिस इज द फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट। नाउ बेटे देखिए, ये हमने डाइपोल के कारण देखा, और फील्ड इज इन द डायरेक्शन और इट इज पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन डाइपोल। ये हमने देखा डाइपोल का
Now we will discuss the electric field due to a dipole on equatorial point. On equatorial point. On equatorial point. अब आप देखिए बेटा, ये डाइपोल हमारे पास, बीच में दूरी 2l और इसके मिडल में यहां पे हमने कोई पॉइंट P ले लिया जो कि सेंटर से r दूरी पर है, और बेटा ये मिडल से है यानी कि ये डिस्टेंस l और ये भी l, और इस P पॉइंट पर वी विश टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगेन हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही लगाएंगे यहां पर दोबारा से। मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं बेटे। प्लस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, माइनस Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा क्योंकि चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं और दूरी भी सेम है। अब आप देखिए बेटा, अगर हम इस एंगल को सपोज कीजिए थीटा ले लेते हैं, सपोज कीजिए वी टेक दिस एंगल एज थीटा, तो अब आप देखिए बेटा, ये हम लोग यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे विच इज पैरेलल टू दिस पर्टिकुलर लाइन, इसके पैरेलल है ये लाइन। और अब आप देखिए बेटा, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। नाउ इसके हम लोग दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं। वी कैन रिजॉल्व दिस टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स इनटू टू कंपोनेंट्स। अब देखिए कंपोनेंट्स कैसे रिजॉल्व करेंगे। नाउ बेटे, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया E cos थीटा और इधर हो गया E sin थीटा। ये हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व कर दिया। बेटा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, और ये थीटा तो ये भी थीटा। नाउ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भी हम लोग दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं। वन इज अगेन E cos थीटा हेयर एंड E sin थीटा हेयर। तो आप देखिए इस तरफ भी इसका कंपोनेंट आ गया E cos थीटा और इधर आ गया बेटा E sin थीटा। नाउ दीज टू कंपोनेंट्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। नेट कंपोनेंट क्या आ जाएगा, E sin थीटा कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाएंगे। बेटा देखो इधर E sin थीटा ऐसे है और इधर E sin थीटा ऐसे है, तो इस पॉइंट पे इक्वल और ऑपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे। और नेट फील्ड कितनी हो जाएगी एट द इक्वेटोरियल पॉइंट इज इक्वल टू 2E इंटू कॉस ऑफ थीटा। सो ये हो गया बेटा इक्वेटोरियल में 2 टाइम्स K इंटू Q बाई, अब देखो बेटा ये R है ये L है, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट ये वाला डिस्टेंस, और अंडर रूट इसका स्क्वायर हो गया इंटू बेटे कॉस थीटा कितना हो जाएगा L बाई रूट ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये हो गया बेटे K टाइम्स P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इट इज इक्वल टू KP अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, बेटा अगर हमारे पास एक डाइपोल है जो शॉर्ट है, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो R जो है वो बहुत बड़ा है इन टर्म्स ऑफ L। तो अगर आप देखें उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो फॉर ए शॉर्ट डाइपोल इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो फील्ड है दैट इज इक्वल टू KP बाई R क्यूब, दैट इज इक्वल टू KP बाई R क्यूब, क्योंकि L को निगलेक्ट कर दिया जाएगा तो R स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो बेटा इसका मतलब क्या हो जाएगा R क्यूब हो जाएगा। सो इक्वेटोरियल पॉइंट पर फील्ड जो हो गई दैट इज इक्वल टू KP बाई R क्यूब फॉर ए वेरी शॉर्ट डाइपोल, इक्वेटोरियल पॉइंट पे फील्ड। अब आप देखिए बेटा एक्सियल पॉइंट पे हमने देखा था कि फॉर ए शॉर्ट डाइपोल द फील्ड इज इक्वल टू K टाइम्स 2P बाई R क्यूब, K टाइम्स 2P बाई R क्यूब। तो इसका मतलब है जो एक्सियल फील्ड है is to equatorial for a short dipole is 2:1।
वो किसके रेशो में है, 2:1 की रेशो में है। नाउ देखिए बेटा, ये हमने डिस्कस कर लिया इक्वेटोरियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल एट एनी पॉइंट। अब हम लोग ये निकालेंगे बेटा, देखिए हमने एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट पर फील्ड देखी ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल। नाउ वी विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल। अब आप देखिए बेटा, हमारे पास ये एक डाइपोल है और इसका डाइपोल मोमेंट P है, और ये एक शॉर्ट डाइपोल है। तो बेटा ये अगर मैंने एरो ऐसे लगाया है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज यहां पर है और पॉजिटिव चार्ज यहां पर है। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर। इस पर्टिकुलर पॉइंट P पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। आपने देखा बेटा, इक्वेटोरियल पॉइंट पर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी दैट वाज एंटी पैरेलल टू दी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल थी। अब आप देखिए बेटा, ये पॉइंट P है और ये दूरी R है, ये दूरी R है, इस पॉइंट P की दूरी R है इस डाइपोल से, ये हमें दे रखा है। अब बेटा मैं इस पॉइंट पर आई वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस डाइपोल। देखो बेटा, ये एंगल हमें दे रखा है थीटा, दैट दिस R मेक्स विद द डाइपोल, विद द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। इस डाइपोल मोमेंट के मैं दो कंपोनेंट्स कर सकता हूं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कर सकता हूं। वन इज P cos थीटा और दूसरा है बेटे P sin थीटा, दूसरा है P sin थीटा। अब देखिए बेटा, P cos थीटा ये दो डाइपोल हो गए, वन इज P cos थीटा एंड अनदर इज P sin थीटा, ये दो अलग अलग डाइपोल हो गए। अगर हम इस P के जो हमने कंपोनेंट्स करे हैं, P को हटा दिया जाए तो ये दो हमारे पास कंपोनेंट्स हो गए, वन इज P sin थीटा एंड अनदर इज P cos थीटा। इस P cos थीटा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है, ठीक है बेटे, दैट इज E1, और ये P sin थीटा है, इसके एंटी पैरेलल चलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई वो ऐसे हो गई बेटे, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई दैट इज लाइक दिस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गई। अब आप देखिए ये है E2, दिस इज E2। नाउ E1 किसके बराबर हो जाएगा बेटे, E1 एक्सियल पॉइंट पर है, दैट इज इक्वल टू K टाइम्स K is where 1/4 epsilon naught, that is electrostatic force constant, और K times 2p cos theta, 2p cos theta by r cube, ठीक है बेटे। और E2 कितना हो गया, K into P sin theta by r cube, K into P sin theta by r cube। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स का रिजल्टेंट, सो दैट विल बी E is equal to square root of, दोनों कैसी फील्ड्स हैं, दोनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या चीज बेटे, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, नाउ K स्क्वायर इंटू बेटे 4p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई r की पावर 6 प्लस K स्क्वायर P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या चीज बेटे r की पावर 6। नाउ दिस विल बी इक्वल टू KP बाई r क्यूब इंटू स्क्वायर रूट ऑफ KP बाई r क्यूब इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, देखो बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस 3 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यानी रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा बेटे, रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा, कितने एंगल पर आएगा ये रिजल्टेंट, यू कैन आल्सो फाइंड दैट एंगल, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड किस एंगल पर होगी विद द E2 वेक्टर।
सो E2 वेक्टर के साथ कितनी डायरेक्शन पे होगी, किस डायरेक्शन में होगी, दैट वी कैन आल्सो फाइंड आउट। ये देखिए बेटा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नाउ tan ऑफ फाई E1 by E2, tan of phi is equal to E1 by E2। so now बेटे E1 कितना है, K into 2p cos theta by r cube, K E1 is equal to K into 2p cos theta by r cube upon K into p sin theta by r cube। तो ये हो जाएगा कितना बेटे, 2 टाइम्स cot थीटा, ये हो गया tan फाई। तो फाई हो गया बेटे tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स cot थीटा। नाउ दिस इज द एंगल एट विच द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग विद द एक्सिस, विद द E1 वेक्टर, विद द E2 वेक्टर, सॉरी विद द E2 वेक्टर। तो ये हमने देख लिया बेटे, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन बिकॉज ऑफ ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कैसे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट जगहों पर यानी एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या क्या होती है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड, ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो। अगर चार्ज की कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है देन वी कैन आल्सो कैलकुलेट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। सो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है बेटे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, या सरफेस या वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीन तरह की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉसिबल है। अब आप देखिए बेटा, मैं वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए circular ring carrying charge। ठीक है बेटे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक सर्कुलर रिंग के कारण उसके एक्सिस पर, ठीक है, और ये रिंग जो है इट इज कैरिंग सम चार्ज। सो देखिए बेटा, हमारे पास ये एक सर्कुलर रिंग है, इस सर्कुलर रिंग का रेडियस है r, और इस रिंग पर जो है चार्ज पूरे का पूरा फैला हुआ है, यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। ये सारा रिंग पॉजिटिवली चार्ज है बेटे, इस पे पॉजिटिव चार्ज हैगा, और इसका एक्सियल पॉइंट मतलब जो एक्सिस सेंटर से पास कर रहा हो और परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग, दैट इज द एक्सिस। तो ये एक्सिस है इसका, और इस पर x दूरी पर पॉइंट P है। इस पॉइंट P पर वी विश टू फाइंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब देखिए बेटा, इसको कैसे करेंगे हम लोग। नाउ हमें पॉइंट चार्ज के कारण तो पता है, तो इसमें सबसे पहले वी विल हैव सम पॉइंट चार्ज, कोई पॉइंट चार्ज ट्रीट करेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द इंटायर डोमेन। अब आप देखिए बेटा, इसमें मैंने एक सेक्शन काटा, स्मॉल सेक्शन dl, इसमें एक dl लेंथ मैंने काटी। इस dl यहां पे ये एंगल बना रही है थीटा लेट से, ठीक है बेटे। अब इस dl पोर्शन के कारण ये रिंग मैंने ऐसे रखा हुआ बेटे, इट इज लाइक दिस, क्योंकि बोर्ड पे मैं दिखा नहीं सकता, 3 डायमेंशन की बात है, तो इसलिए ये रिंग जो है ऐसे रखा हुआ है बेटे मैंने। अब आप देखिए, इस छोटे से पोर्शन dl पर जो चार्ज होगा dq, दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl, दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। सो लैम्डा इंटू dl ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, दिस विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। अब आप ने देखा कि ये dl पोर्शन इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द एक्सिस ऑफ द रिंग, ठीक है बेटे। सो इसके कारण आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी DE इस डायरेक्शन में, ठीक है बेटे। इस DE के हम लोग दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं, वन इज ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वन इज DE cos थीटा, और दूसरा हो जाएगा बेटे इस डायरेक्शन में DE sin थीटा।
नाउ इसी तरह से अगर मैं इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एक और पोर्शन काटूं डीएल, स्मॉल पोर्शन डीएल काट दूं, तो बेटा देखिए अगेन यू कैन जॉइन दिस, और इसके कारण फिर दोबारा से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी डीई, और सेम एंगल बनेगा। एंगल चाहे जहां मर्जी आप पोर्शन काटिए, एंगल विल रिमेन सेम। तो आप देखेंगे नेट जो फील्ड आएगी दैट विल बी डी साइन थीटा, सारे कैंसिल हो जाएंगे। नेट जो फील्ड आएगी दैट विल बी डीई कॉस थीटा। सो नेट जो फील्ड आएगी दैट विल बी डीई कॉस थीटा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी summation of dE into cos of theta. Net electric field will be summation of dE into cos of theta. अब देखिए बेटा, now we will calculate this net field. अब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो आप देखिए dE कितना है बेटे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब ये पॉइंट चार्ज है लैम्डा dl बाय क्या चीज बेटे, लैम्डा dl बाय दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटे रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो ये हो गया डीई। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू इंटीग्रल डीई इंटू कॉस ऑफ थीटा, इज इक्वल टू इंटीग्रल डीई इंटू कॉस ऑफ थीटा। सो अब आप देखिए बेटा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बेटे कॉस थीटा कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रल डीएल। ऐसे सारे डीएल को मैं जोड़ूंगा तो आई विल गेट व्हाट, आई विल गेट दी सर्कमफ्रेंस दैट इज 2 पाई आर। तो सर्कमफ्रेंस आ जाएगी हमारे पास। तो ये हो जाएगा बेटे देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेटे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस कितना है, x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटे, इंटू क्या चीज डीएल। डीएल कितना हो जाएगा बेटे 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। ठीक है बेटे, तो ये हो गया हमारे पास। नाउ लैम्डा की जगह पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूं। लैम्डा की जगह पे क्या लिख सकता हूं बेटे, लैम्डा इज टोटल चार्ज। मान लीजिए टोटल चार्ज क्यू है इस पे, तो लैम्डा इज चार्ज पर लेंथ क्यू बाय क्या चीज बेटे 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर कैंसिल। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो किसके बराबर आई बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 अब अगर बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई एक्सियल पॉइंट पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई क्या चीज बेटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अगर हमने निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर हमने सर्कुलर रिंग के सेंटर पे निकालना हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप देखिए ये पॉइंट खिसक के यहाँ पे आ जाएगा सेंटर पे। तो इसका मतलब x कितना हो गया 0, और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज 0। ठीक है बेटे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग इज इक्वल टू 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग इज इक्वल टू 0। सो ये आ गया E इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर रिंग कैरिंग चार्ज। नाउ ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस की बिकॉज ऑफ ए सर्कुलर रिंग कैरिंग चार्ज। सर्कुलर रिंग जो है वो कंटिन्यूसली उसमें लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसके कारण हमने देखा कि एक्सियल पॉइंट और जो सेंटर पॉइंट था उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। नाउ देखिए बेटा, अगर हमारे पास एक लीनियर चार्ज कंडक्टर हो, ठीक है बेटे, तो लीनियर चार्ज कंडक्टर हो
तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी हो P पॉइंट पर, और सपोज कीजिए ये फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, यानी कि इस पर इसकी लेंथ L है लीनियर कंडक्टर की, और इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और बेटा ये लाइन पॉजिटिवली चार्ज है, ये लाइन कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज। नाउ लेट अस से दिस पॉइंट P इज एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द लाइन, ठीक है बेटे, ये पॉइंट P R दूरी पर है लाइन से, और अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है, तो दिस एंगल इज थीटा एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, ठीक है बेटे। तो अब आप इसके कारण यू कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P। सो बेटा देखिए, इट विल बी इक्वल टू E एट दिस पॉइंट P will be equal to 1/4 pi epsilon naught into 2 times lambda sin theta by क्या चीज बेटे, r by r, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब आप देखिए बेटा, ये अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन हो जाए, इनफाइनाइटली, ये हमने एक्सप्रेशन पहले वर्कआउट किया था, इसमें एक चार्ज क्यू था, क्योंकि फोर्स निकाली थी हमने चार्ज क्यू पर, तो उसी को मैं दोबारा से लिखा बेटा यहाँ पे। अब आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन, और पॉइंट P पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं बिकॉज ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन, दैट इज 1/4 pi epsilon naught into 2 times lambda by r, into 2 times lambda by r, 1/4 pi epsilon naught into 2 lambda by r. So this is the electric field intensity at a point P when the point P lies at a distance r from the infinitely long line. Now बेटे, ये जो एक्सप्रेशंस हमने निकाले, these are very easy to analyze if we know one theorem which is known as Gauss theorem. और बेटे सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन में भी अगर चार्ज हो, उसके कारण भी अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो, सरफेस अगर वॉल्यूम सरफेस या वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो चार्ज, तो बहुत आसान है एक थ्योरम पढ़ने पे, दैट इज कॉल्ड गॉस थ्योरम। नाउ बेटे, गॉस थ्योरम क्या है? गॉस थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने अगर बेटा गॉस थ्योरम एनालाइज करना है, इफ वी आर टू गो थ्रू गॉस थ्योरम, तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें पता होने चाहिए। वन कॉन्सेप्ट इज वी शुड नो अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वी शुड नो अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अगर मेरे पास एक छलनी है, ये छलनी बेटा, और पानी ऐसे बह रहा है, छलनी मैंने ऐसे होल्ड कर रखी है और पानी उससे ऐसे बह रहा है। आपने छलनी, यदि छलनी का फेस परपेंडिकुलर रख रखा है पानी के फ्लो के, तो छलनी से मैक्सिमम पानी निकलेगा, बहुत ज्यादा पानी निकलेगा। जो पानी निकल रहा है छलनी से, उसको हम लोग कहते हैं फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स मींस फ्लो, ठीक है बेटे। अगर मैं छलनी तिरछी कर दूं, छलनी को सपोज कीजिए ऐसा कर दूं, देन व्हाट विल हैपन, द फ्लक्स विल चेंज, फ्लक्स जो है वो बदल जाएगा बेटे, द फ्लक्स विल चेंज, फ्लक्स घट जाएगा। आप समझ सकते हैं, पानी जो है वो बहना कम हो जाएगा। The amount of water leaving, the amount of liquid that is flowing through this छलनी changes as you change the orientation. जैसे जैसे छलनी की ओरिएंटेशन बदलूंगा, वैसे वैसे बेटा क्या होगा, the flux और the water flowing will change. अब आपको देखिए, मैं आपको ये बात बताता हूं, ये बेटा हमारे पास छलनी है और पानी ऐसे बह रहा है, मैंने छलनी ऐसे रखी हुई है तो मैक्सिमम पानी इससे निकलेगा। अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो पानी कम हो रहा है, अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो पानी बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब पानी छलनी से नहीं जा रहा, छलनी के बीच से नहीं निकल रहा, छलनी को पैरेलल जा रहा है फ्लो, ठीक है बेटे। और फिर दोबारा ऐसे बढ़ाना, ऐसे करना शुरू कर दिया तो अगेन द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है बेटे। तो ये जो फ्लक्स का कॉन्सेप्ट है, ये वाटर के फ्लो के इक्वेट किया गया है। आपको पता है डिस्चार्ज ऑफ वाटर थ्रू some section through some area is Q is equal to area times
वेलोसिटी। जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें एक एरिया से लिंक्ड है, यानी एक एरिया से गुजर रही हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। सो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E is equal to E vector dot ds vector। अब हमने पढ़ा है बेटा एरिया तो स्केलर क्वांटिटी होती है, हमने तो ये बात पढ़ी है कि एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी। नाउ व्हाट डज दिस मीन? एरिया अगर स्केलर है और यहां पे हम एरिया को वेक्टर लिख रहे हैं, बेटा गॉस ने कहा है कि देयर इज ए एरिया वेक्टर, देयर इज ए एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर गॉस ने फर्स्ट टाइम डिफाइन किया था। एरिया वेक्टर is a vector which is taken, is a unit vector which is taken perpendicular to the area, which is taken perpendicular to the area। तो अगर मेरे पास कोई एरिया है, जैसे ये बोर्ड है, ये एरिया है बेटे, इसका एरिया वेक्टर कैसे आएगा? ऐसे। इसका एरिया वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होगा? ऐसे। ये कंसेप्ट हुआ एरिया वेक्टर का। और फ्लक्स हो गया EDS into cos of theta, where theta is the angle between electric field and the area vector। ठीक है बेटे, तो ये फ्लक्स का कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया आपके साथ। नाउ देखिए बेटा, हमने गॉस थ्योरम डिस्कस करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। अब बेटा देखिए मेरे पास एरिया वेक्टर, मैंने आपको समझाया था कि एरिया के जो नॉर्मल हम बनाते हैं दैट रिप्रेजेंट्स दैट पर्टिकुलर एरिया वेक्टर। अगर मैं इस बोर्ड के नॉर्मल बना रहा हूं ये, तो ये क्या है? इस बोर्ड का एरिया वेक्टर है। ठीक है बेटे, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड इनटू द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एरिया, परपेंडिकुलर टू द गिवन एरिया। अब आप देखिए बेटा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई है। अब अगर मेरे पास एक ऐसी शीट हो, ये शीट है बेटे, और यहां से फ्लक्स पैरेलल लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल ऐसे है। अब मैं इस एरिया वेक्टर के यहां पर नॉर्मल बना देता हूं बेटे, ये नॉर्मल हो गया। ये सपोज ये कितना एरिया लिया मैंने और इसके परपेंडिकुलर बना दिया, ये हो गया ds वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे है। तो देन द फ्लक्स लिंक्ड विद दिस पर्टिकुलर एरिया dx, इसके साथ कितनी फील्ड लाइनें लिंक होंगी? आप देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया के बीच में एंगल है 90 का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया के बीच में एंगल है 90 का। देन इन दिस केस द फ्लक्स लिंक्ड विल बी इक्वल टू EDS cos ऑफ बेटे 90, यानी कि इसके साथ फ्लक्स लिंक्ड कितना हो गया? 0। अगर बेटे यही शीट ऐसे पड़ी होती, सपोज कैसे पड़ी होती? यही शीट बेटे अगर ऐसे होती तो एरिया वेक्टर ऐसे होता। अगर आपने ds एरिया यहां पे काटा होता तो एरिया वेक्टर ऐसे होता, और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, तो और ds वेक्टर ऐसे है। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? एंगल हो गया 0 डिग्री। तो फ्लक्स लिंक्ड कितना हो गया इस केस में? इस केस में जो फ्लक्स लिंक्ड हुआ बेटा, दैट इज इक्वल टू EDS इंटू कॉस ऑफ 0, सो दैट इज इक्वल टू EDS। तो इस केस में फ्लक्स लिंक्ड हो गया EDS। अच्छा बेटे, ये फ्लक्स लीविंग द सरफेस है। अगर हम लोग फ्लक्स एंटरिंग की बात करें तो एंटरिंग का मतलब क्या है? अगर आप इसी शीट के एरिया वेक्टर ऐसे भी बना सकते हो, तो EDS इलेक्ट्रिक फील्ड और DS के बीच में एंगल हो गया 180। तो यदि एंगल हो गया 180 तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? अगेन d फाई विल बी EDS इंटू कॉस ऑफ 180। तो कॉस 180 होता है -1, सो ये हो गया बेटा माइनस EDS, ये हो गया माइनस EDS। दिस इज द फ्लक्स लिंक्ड विद दिस पर्टिकुलर सरफेस। तो ये फ्लक्स लिंक्ड हो गया
इस सरफेस के साथ में। ठीक है बेटे, तो ये देखिए इसमें एंगल आया 180 का, तो cos 180 इज -1, और आप देखिए cos 180 -1 है, तो d फाई इज इक्वल टू माइनस ई डी एस। ठीक है बेटे, नाउ ये फ्लक्स लिंक हुआ, ये फ्लक्स एंटरिंग हो गया, तो फ्लक्स एंटरिंग इज टेकन एज पॉजिटिव नेगेटिव और फ्लक्स लीविंग इज टेकन एज पॉजिटिव। सो नेट फ्लक्स कितना लिंक हो गया, दैट इज जीरो बेटे, क्योंकि जितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतनी फील्ड लाइनें बाहर निकल रही हैं। ठीक है, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया इस शीट के साथ में। ठीक है बेटे, तो ये हमने डिस्कस किया फील्ड लाइन फ्लक्स का कंसेप्ट। अब गॉस थ्योरम किससे रिलेट करता है, देखो बेटे गॉस एक मैथमेटिशियन था एंड इसने एरिया वेक्टर का सबसे पहले कंसेप्ट दिया और फ्लक्स के कंसेप्ट को इसने यूज किया, और उससे he gave one theorem which is linked to closed surfaces. Closed surfaces को हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। तो इसने जो अपनी थ्योरम की स्टेटमेंट दी वो ये है कि द क्लोज्ड पाथ इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस अपॉन epsilon naught is equal to charge enclosed by the surface upon epsilon naught, q by epsilon naught। ये है क्लोज्ड पाथ इंटीग्रल, मतलब फ्लक्स लिंक्ड विद एनी क्लोज्ड सरफेस। ये क्या है, फ्लक्स लिंक्ड विद एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन epsilon naught, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन epsilon naught, दैट इज परमिटिविटी। अब आप देखिए बेटा, नाउ वी विल यूज गॉस थ्योरम टू प्रूव दिस लॉ। इस लॉ को प्रूव करने के लिए हम लोग गॉस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग कूलम लॉ इस्तेमाल करेंगे बेटे। ठीक है, तो कूलम लॉ से वी विल बी प्रूविंग गॉस थ्योरम। अब आप देखिए कैसे प्रूव करूंगा मैं, आपके सामने देखिएगा। प्रूफ यूजिंग कूलम्स लॉ, प्रूफ यूजिंग कूलम्स लॉ। अब आप देखिए बेटा, ये हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज Q, दिस इज सम पॉइंट चार्ज Q। इस पॉइंट चार्ज को हम लोग एक गॉसियन सरफेस में एनक्लोज करेंगे, और बेटा गॉसियन सरफेस के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे नहीं है कि गॉसियन सरफेस आप क्यूब भी ले लो, है तो क्यूब भी एक क्लोज सरफेस। ठीक है, लेकिन उसको गॉसियन सरफेस नहीं लेते, सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि किसको हम गॉसियन सरफेस लेंगे। जनरली जो गॉसियन सरफेसेस हम लोग लेते हैं वो स्फीयर होता है या सिलेंडर होता है। एक बात और है कि जो हम गॉसियन सरफेस लेते हैं उस पर कहीं भी एरिया लें, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमेशा एक ही एंगल बनाए तो हमारा गॉसियन सरफेस जो है वो सक्सेसफुल होता है, अदरवाइज द गॉसियन सरफेस इज नॉट सक्सेसफुल। ठीक है बेटा, वो गॉसियन सरफेस होगा ही नहीं अदरवाइज। तो गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन, अगर ये पॉइंट चार्ज लिया मैंने, तो इसको मैं इनक्लोज कर सकता हूं स्फीयर में भी और इसको सिलेंडर में भी इनक्लोज कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं सिलेंडर में इनक्लोज कर देता हूं तो देखिए बेटा क्या होता है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेके एक पॉइंट चार्ज को मैंने इनक्लोज कर दिया। अब आपको पता है इसकी फील्ड लाइनें तो रेडियली आउटवर्ड है। जो ये क्यू पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के कारण जो फील्ड्स होती हैं दे आर ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड्स। तो अगर यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड फील्ड में ले रहा हूं तो बेटा ये देखिए ये एरिया वेक्टर कुछ एंगल बना रहा है। अब यहाँ पे मैं ले रहा हूं तो यहाँ पे एरिया के साथ जीरो वेक्टर बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है वो यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट सूट नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो फ्लक्स है एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सरफेस इज डिफरेंट। तो हमें सिलेक्शन जो होती है गॉसियन सरफेस की वो बड़ी क्रिटिकल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने बेटा ऐसा सरफेस को गॉसियन सेलेक्ट करना है जिसमें कि कभी भी कहीं पे भी अगर हम कोई भी एरिया काटें तो एंगल ना चेंज करे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, यानी कि फ्लक्स जगह जगह पे ना बदले। फ्लक्स हर एक जगह पे अलग अलग जगहों पे सेम रहना चाहिए, तभी हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है बेटे, अब आप देखिए इसको अगर मैं एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में, इसको अगर मैं एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस में इंक्लूड कर दूं, जैसे ये पॉइंट चार्ज Q है, इसके लिए मैंने एक गॉसियन सरफेस बना दिया। ठीक है बेटे, और ये कैसा बनाया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना दिया। अब आप जरा देखिए यहां से फील्ड लाइनें ऐसे निकल रही हैं रेडियली आउटवर्ड। ठीक है बेटे, फील्ड लाइंस आर गोइंग रेडियली आउटवर्ड। ये अब आप देखिए कहीं भी बेटा छोटा सा एरिया काटिए तो हमेशा एरिया वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में एंगल जीरो का ही बनेगा। ठीक है बेटे,
तो ये फ्लक्स यानी कि सेम रहेगा थ्रू आउट दी ओवर द इंटायर एरिया, ठीक है। तो अब देखिए बेटा मैंने ये क्यू चार्ज पॉइंट चार्ज ले लिया और आर रेडियस का क्या ले लिया बेटा, स्फीयर ले लिया। आई हैव टेकन दी रेडियस ऑफ द स्फीयर एज आर, ठीक है, आर रेडियस का स्फीयर ले लिया। अब मैं देखो गॉस थ्योरम प्रूव करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा। अब आपको पता है कि इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, आर दूरी पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर विल बी इक्वल टू बेटा क्या चीज, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। ये हो गया बेटा क्या, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर, ठीक है, आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये हो गई। नाउ ds, ठीक है बेटे, ये है ds, ठीक है बेटे। तो ds और ds वेक्टर और e इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। ये फ्लक्स लिंक्ड है इस पर्टिकुलर क्लोज्ड सरफेस के साथ, इतना फ्लक्स जो है इससे लिंक हो रहा है, ठीक है जी। फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमने प्रूव करना है। तो यहां पे छोटा सा सेक्शन ds काट लिया मैंने। अब आप देखिए स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स d phi that is linked with this ds will be equal to eds cos 0, eds cos 0. So that is equal to q by 4 pi epsilon naught r square, ठीक है बेटे, 4 pi epsilon naught r square into ds cos 0 1 होता है। अच्छा बेटे टोटल फ्लक्स लिंक्ड is equal to, total flux linked is equal to closed path integral of eds cos of 0. So this will be equal to q by 4 pi epsilon naught r square, ये तो बाहर आ गया बेटे, closed path integral of ds। अब ऐसा सारा एरिया मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास ये जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाया है इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इसका सरफेस एरिया कितना होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू 4 पाई क्या चीज, कैपिटल आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया बेटे। सो दिस मींस दिस इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया, q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमने डेरिवेशन की है किसकी बेटे, हमने एनालाइज किया है गॉस थ्योरम को यूजिंग दी कूलम्स लॉ। अब क्या हम कूलम लॉ को कूलम लॉ यूज करके हमने गॉस थ्योरम प्रूव कर लिया, क्या हम गॉस थ्योरम यूज करके कूलम लॉ प्रूव कर सकते हैं, कैन यूजिंग और मतलब यूजिंग दी गॉसेस थ्योरम कैन वी प्रूव कूलम्स लॉ, ये देखना चाहते हैं हम बेटा। तो अब देखिए इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा। Using Gauss theorem to prove Coulomb's law। अब बेटे ये आपको पता है E डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसी पॉइंट चार्ज को मैं दोबारा से कंसीडर कर लेता हूं, इसी पॉइंट चार्ज q को मैं दोबारा कंसीडर कर लेता हूं, और मैंने जो गॉसियन सरफेस बना रखा है वो है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, वो बना रखा है। तो अब आप देखिए बेटा E और ds के बीच में एंगल कितना है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 0। सो आप देखिए क्लोज्ड पाथ इंटीग्रल ऑफ E ds इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गई, क्लोज्ड पाथ इंटीग्रल ds कितना हो गया बेटे, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बेटे q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। एक पॉइंट चार्ज के कारण r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ही होती है, तो ये मैंने आपके सामने निकाल दी बेटा। सो आप देखिए से ये क्या है, ये हमने कूलम लॉ से रिजल्ट डिराइव किया था। अब आप देखिए गॉस थ्योरम से भी मैंने सेम रिजल्ट डिराइव करके आपको दिखा दिया, ठीक है बेटे। तो ये गॉस थ्योरम। नाउ बेटे जैसा मर्जी क्लोज्ड सरफेस हो, उसमें से अगर उसमें चार्ज क्यू इनक्लोज्ड है तो हमेशा जो फ्लक्स लिंक होगा
उस टोटल क्लोज सरफेस के साथ, दैट विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज गॉस थ्योरम। अब हम इसकी एप्लीकेशंस करेंगे, इसके ऊपर प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम के ऊपर। अब बेटा देखिए, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, ये मेरे पास एक क्यूब है, ये क्यूब है, इसके बीच में मैंने क्यू चार्ज रख रखा है बेटे, इसके बीच में मैंने क्यू चार्ज रख रखा है। नाउ मैं ये पता करना चाहता हूं कि इस क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा इस क्यू चार्ज के कारण। ठीक है बेटे, तो इस क्यू चार्ज के कारण, इस क्यू चार्ज के कारण इस क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, आई वांट टू फाइंड आउट। ठीक है बेटे, अब आप देखिए, नाउ फ्लक्स लिंक्ड with the surface, closed surface, electric flux linked will be equal to charge enclosed by epsilon naught. So that will be equal to charge enclosed by epsilon naught. इतना फ्लक्स जो है वो लिंक हो जाएगा। ठीक है बेटे, अच्छा अब प्रॉब्लम को थोड़ा सा और चेंज करूंगा मैं, देखिए स्लाइटली डिफरेंट करूंगा। नाउ अगर मेरे पास ऐसा हो कि यही पॉइंट चार्ज कॉर्नर पे है, ये पॉइंट चार्ज क्यू अभी सेंटर पे था तो फ्लक्स लिंक्ड हमने देख लिया, अब यही क्यू चार्ज मैंने कहां रख दिया, इस क्यूब के कॉर्नर पे रख दिया। अगर मैं इस क्यूब के कॉर्नर पर इस क्यू चार्ज को रख देता हूं और मैं देखना चाहता हूं कि इस क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड है, इस क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड है, ये मैं देखना चाह रहा हूं। तो अब आप देखिए बेटा, उस सिचुएशन में व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, मेरे को ये क्यूब अब क्लोज सरफेस में नहीं है, तो इसको क्लोज सरफेस पहले लाना पड़ेगा, इसको क्लोज सरफेस में लेकर आना पड़ेगा, उसके बाद मैं फिर गॉस थ्योरम लगा सकता हूं, फिर पता कर सकता हूं कि इस क्यूब में कितना फ्लक्स लिंक होगा। मैं इस क्यूब के साथ निकालना चाहता हूं फ्लक्स लिंक। अब आप देखिए बेटा, नाउ यहां पे एक क्यूब मैंने यहां पे कर दिया, यहां दो क्यूब और कर दिए, तो निचला पूरा पोर्शन चार्ज का ढक गया। अब चार क्यूब अगर मैं ऊपर रख दूं तो फिर क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ऑल द चार्ज क्यूब विल बी इनक्लोज्ड इनसाइड 8 क्यूब्स। 8 क्यूबों के अंदर ये चार्ज क्यूब जो कॉर्नर पे था आ गया। कैसे बेटा, एक क्यूब ये है, इसका ये कॉर्नर पे पड़ा है, यहां एक क्यूब रख दिया, दो क्यूब ऐसे रख दिए, तो निचला पूरा चार्ज ढक गया। निचला ढकने के लिए, निचला पोर्शन चार्ज का ढकने के लिए कितने क्यूब्स लगे हमारे, 4 क्यूब्स, तो 4 क्यूब ऊपर रख दिए इसके, तो क्या हो गया, ये 8 क्यूबों के अंदर एनक्लोज हो गया। 8 क्यूबों के अंदर एनक्लोज हो गया, उन 8 क्यूब के साथ फ्लक्स लिंक्ड कितना हो गया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा फ्लक्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि सिमेट्रिकली पड़े हैं सब कुछ, एवरीथिंग इज लाई सिमेट्रिकली, तो सिमेट्रिकल है अगर, तो इसका मतलब क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, सारे क्यूब सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब 8 क्यूब्स में हमने चार्ज को समाया है, तो जो टोटल फ्लक्स है वो तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो किसी एक क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटे, तो ए 1 क्यूब इज इक्वल टू क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि अगर कॉर्नर पे पड़ा है चार्ज, क्यूब के कॉर्नर पे पड़ा है चार्ज, तो क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा बेटे, अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और एनहांस भी कर सकते हैं कि अगर इस क्यूब के किसी एक फेस के साथ हमने निकालना हो कि कितना फ्लक्स लिंक होगा, वी वांट टू चेक अप दैट। अब बेटे आपको पता है क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, देयर आर 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। नाउ अगर हम इस चार्ज के कारण इस फेस को देखें, इस फेस को देखें, और बेटा ये बाहर वाले फेस को देखें, 3 फेसेस को देख लें, तो इन पे फ्लक्स लिंक 0 हो गया, यानी कि जो क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट है, ये 3 फेसेस से 0 क्यों हो गया बेटे, यहाँ पे एरिया ऐसे है और फील्ड ऐसे, तो एरिया और फील्ड के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो ये जो 3 फेसेस बिल्कुल साथ में लाई करते हैं, जो कॉर्नर के साथ में जहां पे चार्ज पड़ा है, तो इस उनके साथ फ्लक्स लिंक कितना हो गया, 0 हो गया। तो अगर फ्लक्स लिंक उनके साथ 0 हो गया, तो बैलेंस 3 फेसेस से फ्लक्स सारे का सारा निकलेगा। वो कौन कौन से हैं बेटा, ये और ये, और सॉरी ये वाला पीछे वाला। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब है क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट कुल था, इन तीनों फेसेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो एक फेस से फ्लक्स फ्रॉम वन फेस, फ्लक्स फ्रॉम वन फेस इज इक्वल टू 1/3 इंटू क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया बेटा क्यू बाई 24 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट।
that is equal to q by 24 times epsilon naught. So the flux linked with any single phase when the charge q lies at the corner of the cube is q by 24 epsilon naught. It is equal to q by 24 epsilon naught. ठीक है बेटे, तो ये आपके पास फ्लक्स लिंक्ड मैंने निकाल दिया। ये यूजिंग गॉस थ्योरम की हमने एप्लीकेशन डिस्कस की। अब बेटे आपके लिए एक और क्वेश्चन, ये आपने खुद से ट्राई करना है कि अगर मैं यही चार्ज Q इस फेस पे रख दूं, मतलब एक फेस के सेंटर पे रख दूं, तो फेस के सेंटर पे रखा है मैंने, तो आपने ये बताना है कि फ्लक्स लिंक्ड कितना होगा बेटे। ठीक है, व्हाट विल बी द फ्लक्स लिंक्ड बाय दिस क्यूब सरफेस। ठीक है, तो ये आपने देखना है बेटे, इसको बताना है। नाउ ये हमने कुछ एप्लीकेशंस देखी गॉस थ्योरम की। बेटे क्लोज सरफेस होना चाहिए, जैसा मर्जी हो, उसके अंदर चार्ज क्यू इनक्लोज्ड है, तो डेफिनेटली द फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस विल बी the flux linked with the surface will be q by epsilon naught, charge enclosed by the surface upon epsilon naught। अच्छा बेटे, अगर मेरे पास एक ऐसा क्लोज्ड सरफेस है और चार्ज q यहाँ पे है, ठीक है बेटे, इस केस में कितना फ्लक्स लिंक होगा इस क्लोज सरफेस के पास साथ में? देखो बेटा, ऐसा है, जितनी फील्ड लाइनें एंटर करेंगी यहाँ से इस सरफेस से, उतनी ही फील्ड लाइनें बाहर निकलनी है, तो इसके साथ फ्लक्स लिंक्ड जीरो है बेटे, फ्लक्स लिंक्ड इज जीरो। या आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर गॉस थ्योरम लगाया जाए तो इसके अंदर चार्ज इनक्लोज कितना है? जीरो। चार्ज तो बाहर पड़ा है बेटे, चार्ज इनक्लोज इज जीरो, तो Q इज इक्वल टू जीरो। या हम अगर अपने एनालिसिस से देखें तो जितनी फील्ड लाइनें इसमें एंटर कर रही हैं, उतनी ही फील्ड लाइनें यहाँ से बाहर निकल रही हैं। तो अगर चार्ज क्लोज सरफेस के बाहर हो तो फ्लक्स लिंक्ड कितना हो जाता है क्लोज सरफेस से? जीरो फ्लक्स लिंक्ड हो जाता है। ठीक है बेटे, यानी कि अगर चार्ज जो है वो क्लोज सरफेस के बाहर है तो फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज जीरो। अगर सपोज कीजिए अब मेरे पास अगर इस तरह का क्लोज सरफेस हो बेटे, किस तरह का क्लोज सरफेस हो, ये क्लोज सरफेस है और इसमें यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, नेट चार्ज इनक्लोज कितना हो गया? जीरो। तो यानी कि फ्लक्स लिंक कितना हो गया? जीरो। यानी कि फ्लक्स लिंक कितना हो गया? जीरो बेटे इस सिचुएशन में, बिकॉज द चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस विल बी जीरो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। समझ में आई बात मेरी? तो ये इस केस में जो फ्लक्स लिंक्ड है वो कितना हो गया बेटे? जीरो हो गया। अच्छा बेटे, अब हम एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन करेंगे, ये आपको मैंने एक टाइप बताई है, ठीक है बेटे, आपने देख लिया, इसको डिस्कस कर लिया मैंने आपके साथ। नाउ देखिए बेटा, हमने एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन के कारण r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, लेकिन वो हमने इंटीग्रेशन मेथड से निकाली थी। अगर हम इसी को डिराइव करने के लिए गॉस मेथड इस्तेमाल करें, गॉस थ्योरम इस्तेमाल करें, तो आप देखिए 3 स्टेप्स में जो है सॉल्यूशन हो जाता है, जबकि इंटीग्रेशन में वी टेक ए लॉन्ग टाइम और बहुत डिफिकल्टी, हमें वी हैव टू अंडरगो ग्रेट डिफिकल्टी। अब आप देखिए बेटा, मैं एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन ले रहा हूं, ये रही इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन, इस पे लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लैम्डा। अब इसमें मैंने क्या करा, अब देखो ये लीनियर सरफेस है ना, तो अब इसमें हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हम नहीं सिलेक्ट कर सकते, यहां पे हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करेंगे। ठीक है बेटे, क्योंकि इससे फील्ड लाइनें हमेशा पैरेलल जाएंगी। अगर आप स्फेरिकल सरफेस में डालोगे तो फिर व्हाट विल हैपन, द फ्लक्स एट डिफरेंट सरफेसेस विल चेंज। तो इसलिए हम लोग कैसा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। तो इसको हम लोग लाइन को, जो ये चार्ज लाइन है, इसको हम एक्सिस मान लेते हैं सिलेंडर का, और ये देखिए बेटा, ये हमने सिलेंडर में एनक्लोज कर दिया इसको, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। लेट अस से बेटे L इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर, L क्या है? लेंथ है सिलेंडर की। ये गॉसियन सरफेस जो हमने बनाया, इसकी लेंथ कितनी है बेटे? L है। ठीक है बेटे, अब देखिए नाउ इसमें 3 सरफेसेस बने, 1 एक बाहर वाला गोल घूमने वाला सरफेस, ठीक है बेटे, यानी कि कर्व्ड सरफेस, और तीसरा ये। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी बेटा? ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस। आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी बेटा, तो ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और बेटा एरिया
इस एरिया की बात करें, अगर इसमें एक स्मॉल पोर्शन काटें, ये काटा मैंने, तो एरिया वेक्टर ऐसे हो गया बेटे, ये ds वेक्टर हो गया, ठीक है बेटे, ये ds वेक्टर हो गया। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर देखें तो वो ऐसे है, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री बेटे, एंगल इज 90। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में एंगल 90 का हो गया, तो फ्लक्स लिंक्ड कितना हो गया 0, ठीक है बेटे, फ्लक्स लिंक्ड इस सरफेस के साथ 0, फ्लक्स लिंक्ड इसके साथ भी सेम सिचुएशन। आप देखिए यहाँ पे दोबारा से यू कट ए वेरी स्मॉल एरिया, इधर देखो बेटा एरिया बहुत छोटा सा काट लो, तो अगर एरिया वेक्टर देखोगे तो एरिया वेक्टर ds वेक्टर इज लाइक दिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ए ऐसे, अगेन एंगल कितना हो गया 90 का, अगेन दी फ्लक्स लिंक्ड विल बी 0। तो इसका मतलब है फ्लक्स यदि लिंक्ड है तो वो सिर्फ इस कर्व सरफेस एरिया के साथ ही लिंक्ड है, यानी कि फ्लक्स लिंक्ड है तो इस कर्व सरफेस एरिया के साथ ही फ्लक्स लिंक्ड है। तो अब आप देखिए बेटा, दी नेट फ्लक्स लिंक्ड इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस केस में चार्ज एनक्लोज्ड कितना है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड होगा लैम्डा इनटू लेंथ, ठीक है, लैम्डा क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी, एल इज लेंथ ऑफ द सिलेंडर, तो लैम्डा इनटू एल क्या हो गया चार्ज एनक्लोज्ड, ठीक है बेटे, लैम्डा इनटू एल इज द चार्ज एनक्लोज्ड। नाउ नाउ बाई क्या चीज बेटे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अंदर जो मीडियम है वो क्या है वैक्यूम या हवाई है, तो इसलिए जो परमिटिविटी लेंगे वो किसकी लेंगे, फ्री स्पेस की लेंगे परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट लेंगे हम लोग। अब आप देखिए बेटा, नाउ phi e is equal to lambda into L by epsilon naught. Phi e is equal to what? Phi flux through 1 plus flux through 2 plus flux through 3 third surface, that is equal to lambda L by epsilon naught. Now flux through first is equal to flux through third is equal to 0. तो बेटा phi 2 किसके बराबर हो गया, phi 2 will be equal to, अब यहां इस सरफेस पे अगर मैं एरिया काटूं तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो गए पैरेलल हो गए बेटे, तो ई क्लोज्ड पाथ इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, क्योंकि फाई टू के बराबर फाई टू नेट फ्लक्स हो गया ना, तो ई इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ 0 1 होता है बेटे, दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालो बेटे, इंटू फ्लक्स वो कितना हो गया 2 पाई आर एच, ठीक है बेटे, ये आर रेडियस आर दूरी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाह रहे थे, 2 पाई आर एल, ठीक है बेटे, दैट इज इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखिए ये कितना आ गया, E इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर दूरी पर आपने देख ली, दैट इज ड्यू टू ए लाइन इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो ये आप देख लीजिए बेटा, ये कितना इजियर हमने सॉल्यूशन करा है, यहाँ पर आप इसको आपने स्टडी कर लिया, आपने देख लिया, तो ये देखिए ये लाइन के इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन के कारण आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सिंपल वे में हमने निकाल दी, ठीक है बेटे। अब हम गॉस थ्योरम की फर्दर एप्लीकेशन करेंगे, दैट इज टू ए हॉलो स्फीयर एंड टू ए सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के लिए। अब स्फीयर कंडक्टिंग भी हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था पहले भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में बताया था, जो कंडक्टर होता है उसमें हमेशा चार्ज कहाँ रिजाइड करता है, सरफेस पे रिजाइड करता है, जबकि अगर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो उसमें चार्ज कहाँ रिजाइड करेगा, उसमें द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो सारी की सारी वॉल्यूम में चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन केस ऑफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। और कंडक्टिंग में सारे का सारा चार्ज कहाँ रिजाइड करेगा, अलोंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ठीक है बेटे। अब आप देखिए now we will discuss first the electric field at different points of a hollow sphere, hollow charge sphere. Electric field due to a hollow charged sphere.
ये बेटा एक हमारे पास स्फीयर है, ये हॉलो है, हॉलो मीन्स अंदर से खोखला, ठीक है बेटे, शेल भी कह सकते हैं। अगर हम शेल कहते हैं, हॉलो चार्ज स्फेरिकल शेल अगर हम कहते हैं, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि अंदर से ये हॉलो है और कैसा है, शेल कैसा है, स्फेरिकल है। तो अगर मैंने ऐसा शेल बनाया, इसका रेडियस बेटा मैंने आर रख दिया, इसका रेडियस क्या रख दिया, आर रख दिया, और इसमें ये पॉइंट पी पकड़ा, पी पॉइंट कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर। ये पॉइंट कैसा है बेटे, एक्सटर्नल पॉइंट, ये पॉइंट इस समय कैसा है, एक्सटर्नल पॉइंट। इस पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूँ। इस एक्सटर्नल पॉइंट पी पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूँ, यानी कि आर इज ग्रेटर देन आर, पॉइंट पी इज सच दैट कि जो आर दूरी है दैट इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, दैट इज रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल। तो अब आप देखिए बेटा, इस केस में व्हेन द पॉइंट पी लाइज आउटसाइड, मैं एक गॉसियन सरफेस बना सकता हूँ, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एट पॉइंट पी, ठीक है बेटे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मैंने बना दिया। अब आप देखिए उसके अंदर चार्ज एनक्लोज कितना है, जितना चार्ज स्फीयर का है। इसमें सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज की, इसमें कैसी डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। तो मान लीजिए इस पूरे स्फीयर पर जो चार्ज है दैट इज कैपिटल क्यू, स्फीयर पे जो चार्ज है दैट इज कैपिटल क्यू। तो अब आप देखिए बेटा, अगेन यू अप्लाई गॉस थ्योरम, डायरेक्टली यू अप्लाई गॉस थ्योरम। तो इस गॉसियन सरफेस पे जो फ्लक्स लिंक्ड होगा दैट विल बी ई इंटू डी एस इंटू कॉस जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटे। तो अगर आप इस सिचुएशन में देखें तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ds का इंटीग्रल हो जाएगा बेटे 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, that is equal to the surface area of the spherical Gaussian surface। ये surface area of the spherical Gaussian surface हो गया, this will be equal to charge by epsilon naught। तो electric field at a point outside, ठीक है, when the p point lies outside is equal to what, that is equal to q by 4 pi epsilon naught into r square। this is equation number 1, ठीक है बेटे। ये हो गया जब point p lies outside। Now suppose the point P lies on the boundary of the sphere, on the boundary of the hollow charged sphere। अगर P point hollow charged sphere की बाउंड्री पर लाई करता है, ठीक है बेटे, ये तो फर्स्ट केस हो गया, आपने नोट कर लिया। ये फर्स्ट केस में हमने देखा कि आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ये आपको मैंने बता दिया। अगर अब स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है बेटे, अगर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, यानी कि द पॉइंट P लाइज नाउ पॉइंट P अब कहां लाई कर रहा है बेटे, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अगर r इक्वल टू r है तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R है, तो पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल। तो अगर इस सरफेस पे लाई कर रहा है पॉइंट P r इक्वल टू r, देन इन दैट केस क्लोज्ड पाथ इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब इस केस में जो गॉसियन सरफेस का एरिया हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई इनटू कैपिटल R स्क्वायर is equal to q by epsilon naught। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस will be q by 4 pi epsilon naught into capital R square, that is equal to q by 4 pi epsilon naught into R square, ठीक है बेटे। अब अगर मैं कुछ ऐसा करूं, ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस, ठीक है बेटे। अब अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि सपोज कीजिए दैट स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। तो अगर हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट P लाइज इनसाइड, तो ये हमारा स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मैंने बना दिया। तो ये क्या है, इस केस में R इज लेस देन R, ठीक है बेटे, यानी कि पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फीयर। अगर पॉइंट P इनसाइड लाई करता है तो इस केस में जो चार्ज इनक्लोज्ड है बेटे, इसके अंदर चार्ज, इस ये गॉसियन सरफेस जो मैंने बनाया है इसके अंदर चार्ज इनक्लोज कितना हो गया, जीरो। अगर चार्ज इनक्लोज जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो बेटे। तो देखो ई वेक्टर इंटीग्रल ds इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनक्लोज कितना बेटे, जीरो, ठीक है बेटे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स जीरो। तो एट एन इनसाइड पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इनसाइड इज जीरो, ठीक है बेटे। ये क्लियर हुआ आपको। ये एक
चार स्फेरिकल शेल के लिए हमने देखा आउटसाइड पॉइंट पे q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r स्क्वायर, और इन अगर सरफेस पे लिया जाए पॉइंट तो e इज इक्वल टू 4 q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R स्क्वायर, और अगर पॉइंट p इनसाइड ले लिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ये आपने देखा बेटे। अगर अब मेरे पास एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर होता तो फिर रिजल्ट वही हो जाते जो अभी हमने निकाले, क्योंकि वो शेल की तरह ही होता था। सारा चार्ज कहां रिजाइड करता? अगेन एट दी सरफेस। अब बेटे अगर मेरे पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, सपोज मेरे पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ये जो स्फीयर है इट इज ए सॉलिड, मैंने ये क्रॉस करके ये दिखाया कि ये एक सॉलिड कंडक्टिंग सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। तो अगर मेरे पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है बेटे, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नाउ अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है बेटे, और q चार्ज हमने उस पर दे रखा है। तो अगर अब आप देखिए अगर एक्सटर्नल पॉइंट पे जाएं तो फिर दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए आउटसाइड पॉइंट विल बी इक्वल टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r स्क्वायर, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है बेटे। अच्छा अगर मैं सरफेस पे जाऊं, अगेन सरफेस पे फिर दोबारा से चार्ज q ही इंक्लोज्ड है, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R स्क्वायर। लेकिन अगर मैं कोई पॉइंट इनसाइड ले लूं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और मैंने पॉइंट P कैसा ले लिया? इनसाइड ले लिया। ये देखिए बेटा, ये देखो बेटे, ये है। अब इसमें अगर मैंने ये यहाँ पे r देखिए लेस देन r है, अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर भी चार्ज इंक्लोज होगा। चार्ज कैसा फैला हुआ है इस केस में? वॉल्यूम के ऊपर फैला हुआ है। तो इसमें कितना चार्ज इंक्लोज होगा ये हम लोग देख सकते हैं। देखो बेटा, q बाय 4 पाई 4/3 पाई r क्यूब, ये है टोटल चार्ज, तो q है अपॉन वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, दिस इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, that will be equal to q dash upon 4/3 पाई इंटू स्मॉल r क्यूब। तो q डैश कितना हो गया बेटे? q टाइम्स r क्यूब बाई कैपिटल R क्यूब, r क्यूब बाई कैपिटल R क्यूब। अब आप देखिए बेटा, नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन अगर अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखूं एट ए पॉइंट इनसाइड, सो दैट विल बी क्लोज्ड पाथ इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इज इक्वल टू q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इंटू क्या चाहिए बेटे? 4 पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू q डैश कितना हो गया बेटे? q r क्यूब बाई कैपिटल R क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी एट दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब इंटू स्मॉल r, ठीक है बेटे। ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट दैट लाइज इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए सॉलिड स्फीयर दैट इज इनसाइड। तो आप देख रहे हैं इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in a non-conducting sphere, solid non-conducting sphere is directly proportional to r, that is the distance from the center, ठीक है बेटे। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट